हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो कल 10th साइंस का बैच शुरू किए थे केमिकल रिएक्शन से, उसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 इससे पहले हो चुका है। इस बैच में क्या कर रहे हैं, इस बैच में एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हो रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, और एडिशनल कंसेप्ट जो हो रहा है अपने मन से भी लग रहा है यहाँ डिस्कस करना चाहिए, डिस्कस कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर कोई भी कंपटीशन या पॉलिटेक्निक का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी नहीं जाएगा। इसकी पूरी श्योरिटी के साथ आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, और मन से पढ़िए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखते हैं आज का क्या पढ़ना है। देखिए, कल यहाँ तक पढ़ सके थे अभिकारक क्या होता है। अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक होते हैं, और इन्हें तीर के निशान के कौन सी बाएं तरफ लिखा जाता है, ये होता है इधर अभिकारक लिखा जाता है, इधर क्या उत्पाद लिखा जाता है। अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ उत्पाद या उत्पाद को प्रतिफल भी कहते हैं, प्रतिफल भी कहते हैं। यहाँ तक देख चुके थे। अब देखिए यहाँ आगे पढ़ना था, सब समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन कीमत एक तीर का निशान द्वारा दर्शाया जाता है। कहें तीर के निशान द्वारा, यानी उत्पाद ही अभिकारक होता है। अभिकारक एक क्या होता है, उत्पाद होता है, उत्पाद। अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें बाई और एलएचएस लिखा जाता है। अभिकारक को क्या एलएचएस लिखा जाता है, प्लस का चिन्ह लगाकर एमजी प्लस O2 ऐसा करके प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। इसी प्रकार अभिकारकों के बीच वियोग का चिन्ह लगाकर आरटीएस में लिखा जाता है। मान लीजिए दो अभिकारक बन गए, तो अभिकारक जब दो को बनेगा, एक बनेगा तो ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए अभिकारक दो MgO से टूटा, Mg प्लस O2, तो यह इससे भी प्लस के चिन्ह लगाकर उधर लिखते हैं। यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ये जो तीर है यह क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया होने की दिशा को कौन दर्शाता है, तीर दर्शाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर है, यह अभिक्रिया होने की दिशा दर्शाता है। तो यह मेरा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि तीर की सिरा क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा। यहाँ लिख रहे थे अभिक्रिया की दिशा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण की निरूपण भी की इससे भी संक्षिप्त विधि है। शब्दों के जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त में उपयोगी बनाया जा सकता है। क्या, जैसे कहें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर लिखे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको Mg प्लस O2 लिखेंगे तो संक्षिप्त कर देंगे और ज़्यादा उपयोगी बनाया जा सकता है। इसमें ये बताया जा सकता है इसमें कितना परमाणु ऑक्सीजन जैसे लिख लिया, ऑक्सीजन में पता नहीं लग रहा है, लेकिन फार्मूला लिख देंगे तो ज़्यादा उपयोगी बन जाएगा। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी, यहाँ से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी हम एकत्रित कर सकते हैं अच्छे से। रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें और उपयुक्त समीकरण में इस प्रकार लिखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो कहा तीर के निशान क्या बोल रहा है, कह रहा है तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर तत्वों के परमाणु संख्या की गिनती कर उसकी तुलना करें। देखिए कह रहा है इसमें बाईं और दाईं ओर, इसमें मैग्नीशियम कितना, एक है, इसमें मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन कितना है, दो, ऑक्सीजन कितना, एक। क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? नहीं, यहाँ तो ऑक्सीजन दो, यहाँ एक है, नहीं है। यदि है तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर बराबर रहेगा तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी यहाँ से क्या पता लगा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा समीकरण जिसके अभिकारक उत्पाद में यानी दाईं और बाईं ओर
परमाणुओं की संख्या समान रहे तो उसे क्या कहे, संतुलित रासायनिक। नहीं है तो वह असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर हो नहीं है। क्या कर रहा है, असंतुलित है तो उसमें संतुलित में क्या होता है, संतुलित जैसे समीकरण बना दिए, Mg+O2 बनाए, MgO बना, MgO, Mg का मान कितना है 24, भार है, इसका मान कितना है, इसका मान है 16 × 2 24 और प्लस 16 दूनी 32, 24 32 कितना हुआ 48, कितना 24 और 32 हमारा हो गया 56 हो गया। इधर देखिएगा 24 + 16 होगा, ये 40 से होगा, तो दोनों बगल द्रव्यमान बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर संतुलित रहेगा तो द्रव्यमान बराबर आएगा। यहीं से एक निकलता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या निकलता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं द्रव्यमान, कहें किसी भी रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर संतुलित रहता तो बराबर हो जाता, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक मतलब ई वाला, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कर रहा है, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसको इस रूप में लिखते हैं उसे रासायनिक समीकरण का। इस प्रकार 1.2 मैग्नीशियम को बारबेन जलन का धातु का समीकरण है, जैसे Mg+O2, ये क्या है MgO, इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब कह रहा है रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इधर इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम स्मरण होगा, यहाँ लिख दिए द्रव्यमान संरक्षण का। ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है, ना ही निर्माण होता है। इसका मतलब क्या है, जितना भी अभिकारक का द्रव्यमान है उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान, जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। कारण उत्पाद का 2 द्रव्यमान होता है बाहर बड़ा, और अभिकारक का कुल द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है। क्या बोला, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी उत्पाद के प्रत्येक परमाणु की संख्या, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है तो यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु होना चाहिए। इसलिए इसे हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। इसलिए बराबर कैसे होगा, सब में बराबर तो नहीं होता है, तो इसे संतुलित करना, बराबर करने के लिए संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणों में संतुलित करना सीखें। अब रासायनिक समीकरण का संतुलन को के बारे में सीखेंगे। पहले जो अभी तक लिखे हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या अभी तक ऊपर से हम पढ़ें। एक तो ये पढ़े, जो तीर का निशान होता है वो क्या दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, क्या आ सकता है, तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। दिशा को दर्शाता है, पूछ देगा अभिक्रिया की दिशा को किसके द्वारा दर्शाया जाता था, तो ऑप्शन रहेगा तीर का निशान। आगे देखिए, पढ़िए क्या है अगला बात। इसमें जो सीखे हम लोग वो क्या सीखे हैं कि इधर कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। 2 शब्द यहाँ सीखे, संतुलित रासायनिक समीकरण और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कहें वैसा समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में
परमाणुओं की संख्या अगर बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे? जैसे मान लीजिए ये Mg और प्लस O2, यहाँ का है MgO हो गया। देखिए यहाँ ऑक्सीजन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक, मैग्नीशियम का एक, मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का कितना है? 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का एक ही है। तो यहाँ आगे लगाया जाता है। यहाँ मान लीजिए हम 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम का कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन का भी कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ मैग्नीशियम का 1 है तो यहाँ 2। अब देखिए संतुलित हो गया। अगर संतुलित हो गया तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने लगा। जैसे 2 गुना Mg का द्रव्यमान कितना होता है? याद रखिएगा Mg का द्रव्यमान जो होता है 24 होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो होता है 16 होता है। Mg का द्रव्यमान कितना होता है? 24। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 2 गुना 24 प्लस कितना हुआ? 16 गुना 2, तो 2 गुना 24, 2 है गुना 24, 24 दुना 48, 16 दुनी 32, 48 32 कितना हुआ? 80 ग्राम आया। अब देखिए 2 इंटू Mg का मान 24 प्लस 16, तो 2 इंटू 40, 40 का मतलब कितना हुआ? 40 दूना 80। यहाँ भी सेम आया। यानी किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। पूछेगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? समझिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझते हैं? क्या कहें? किसी का संरक्षण कहेगा। जैसे ऊर्जा संरक्षण में लिखते थे, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यानी ऊर्जा कांस्टेंट रहता है। जैसे 100 रुपये का संरक्षण कीजिए तो 100 रुपये को 100 ही रखना है, 100 से 110 नहीं देना है या 90 नहीं देना है, तो कहेंगे 100 रुपये संरक्षित रह गए। कोई चीज़ का संरक्षण का मतलब जितना दिए उतना रखे रहना, उसको संरक्षण कहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब द्रव्यमान को जितना दिए उतना रखे रहना। जैसे ऊर्जा संरक्षण में लिखते हैं, ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसमें द्रव्यमान में क्या लिखेंगे? द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसका मतलब जो शुरू वाला द्रव्यमान था वो बाद वाला भी द्रव्यमान रहेगा उतना है। हमें अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसे क्या कहेंगे? द्रव्यमान संरक्षण। किसी भी द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, निर्माण ना ही विनाश, ना ही विनाश। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए, किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान
उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या बोला? द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। किसी भी संतुलित रसायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण। अब समझिए, द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्यमान का ना तो निर्माण करना है ना ही विनाश, यानी शुरू वाला जो द्रव्यमान रहेगा बाद वाला द्रव्यमान के बराबर रहेगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या बोले? रासायनिक समीकरण को, क्वेश्चन आता है, समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? संतुलित क्यों किया जाता है? आप लोग समझ सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के पीछे जो वजह है कि यदि समीकरण संतुलित नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। क्या बोले? यदि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं होगा तो वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। नियम का पालन नहीं करेगा। इस नियम का पालन कराने के लिए किस नियम का? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। पूछ सकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है या क्यों किया जाता है, तो उसका रीजन क्या रहेगा? कहेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं होगा तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करेगा, और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को अगर पालन कराना है तो उसे संतुलित करना ही पड़ेगा। अब हम सीखेंगे, जो बड़ा टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की तरीके। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके। देखिए इसमें क्या क्या सीखेंगे। जैसे मान लीजिए छोटा छोटा समीकरण करना, संतुलित करना भी सकते हैं। Mg है प्लस O2 है, बना MgO। अब कहेगा इसको संतुलित कीजिए। आप समझिए कैसे संतुलित कर। जब भी संतुलित करना है तो हमको आगे में कोई संख्या लिखना है। कौन सी संख्या लिखना है? कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। आगे में संख्या लिखना है, समझ में आ गया। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन कितना है? 2। तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो आगे में कितना लिखेंगे? 2। यानी 2 से मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। 2 लग गया तो दोनों बगल में लग गया। अब यहाँ तो ऑक्सीजन 2 था, ऑक्सीजन 2 कर दिए, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसे 2 करने के लिए यहाँ 2
लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए H2 प्लस O2 बराबर लिखे H2O, क्या लिखे H2O। अब समझिए ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 है, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 लगाएं, तो 2 लगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना 2 दूना कितना हुआ 4 हो गया, तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। जैसे पर समझे C प्लस O2, समझिए N2 प्लस H2 बराबर NH3 बना, NH3 बना। अब समझिए हमको नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है। तो पहले दोनों को संतुलित करना है, तो पहले जो ज़्यादा संख्या में उसको संतुलित करने पर विचार किया जाए। तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 2 3 को बराबर करने के लिए 2 3 का एलसीएम लेंगे, 2 3 का एलसीएम कितना होता है 2 3 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो उसको गुणा करेंगे तो 6 होगा। अब 6 लाना है, जब 6 लाना है तो इसको हाइड्रोजन के लिए 6 लाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन के लिए 6 लाने के लिए कितना 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6 यहाँ हाइड्रोजन हो गया, 3 दूना 6 यहाँ हाइड्रोजन आ गया, नाइट्रोजन 2 हो गया तो नाइट्रोजन तो 2 है, हो गया बैलेंस, हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। Fe प्लस O2 बन रहा है Fe2O3। आप देखिए Fe को भी बैलेंस करना है, O2O को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या ज़्यादा है तो 2 और 3 है, ऑक्सीजन 2 है, एक जगह ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो 2 3 का लघुत्तम लेंगे तो 2 3 का लघुत्तम कितना होगा 6 होगा। 6 करने के लिए ऑक्सीजन को कितना देना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 3 देना पड़ेगा, इसको 6 करने के लिए 2 देना पड़ेगा। अब देखिए Fe गिनिए 2 दूना, Fe कितना है 4 है, तो इसको कितना किए 4 किए। आज अब कड़ा वाला नहीं बताएंगे, आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आप अपने से कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कैसे कर रहे हैं। जैसे Zn प्लस O2 ZnO, इसको बैलेंस कीजिएगा। H2 प्लस F2 HF, इसको बैलेंस कीजिएगा। H2 प्लस Cl2 HCl, इसको बैलेंस कीजिएगा। और आपको Fe प्लस O2 Fe3O4, इसको बैलेंस, चारों बैलेंस आप कीजिएगा। आसान है। एक एल्युमिनियम वाला देते हैं, एल्युमिनियम प्लस O2 Al2O3, ये पाँचों को आपको बैलेंस करना है और उसका उत्तर कहाँ देना है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर क्या है 7004934449, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा 10th स्टूडेंट लिखकर, हम आपको ये ग्रुप में जोड़ देंगे। उसी पर सब आपको जितना भी होमवर्क दिया जाएगा उसी पर उसका सोल्यूशन भेजना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।